अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक किताब का रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये किताब 1999 में रॉबिन शर्मा ने लिखी थी। इस किताब में बुनियादी तौर पे एक कहानी है। ये कहानी एक आफाकी असर रखती है और इसको कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में फिट कर सकता है। इस कहानी में दिए गए सबक को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और ख़ुद को और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी का बुनियादी किरदार एक वकील है। इसका नाम जूलियन है। जूलियन एक बहुत कामयाब वकील है और वो अपना काम बड़ी खुशसलूबी से कर रहा है और वो अपने शहर का अमीर तरीन वकील बन जाता है। इस सारे काम में इतना मसरूफ़ हो जाता है कि वो अपनी सेहत और अपने घर वालों सबको भूल के सारा वक्त अपने काम को दे रहा होता है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि वो कोर्ट में मुकदमे को जज के सामने पेश कर रहा होता है कि उसके दिल में दर्द होता है और वो वहीं गिर जाता है। उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसको एक हार्ट अटैक का हमला हुआ है और जूलियन को डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके ना बदले तो आपका शायद मज़ीद जीना मुश्किल हो। जूलियन के लिए ये एक वेकअप कॉल थी। उसने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदलने का फ़ैसला किया और अपनी गाड़ी, अपना बंगला सब बेच के वो दूर दराज हिमालय के पहाड़ों की तरफ निकल गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही पुराने और अकेले रहने वाले कबीले से होती है। उस कबीले के कुछ ऐसे असूल व ज़वाबित होते हैं जो वो अपना कर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं। वहाँ रहने वाला मॉन्क जूलियन से वादा लेता है कि हम आपको वो सारे तौर तरीके जो हमने अपने तजर्बा से सीखे हैं सिखाएंगे, मगर इस शर्त पर कि आपने इसको आगे भी फैलाना है। इन 7 असूलों को याद करवाने के लिए मॉन्क ने जूलियन को एक कहानी सुनाई। आप फर्ज करें कि आप एक बहुत ही सरसब्ज और खूबसूरत बाग पे हैं, जहाँ तरह तरह के फूल, पौधे, दरख्त लगे हुए हैं और परिंदे चहचहा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। इस बाग के दरमियान में एक बहुत ही ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस पर बहुत ही चमकदार सुर्ख रंग किया गया है। इस लाइट हाउस की एक तरफ एक दरवाजा है। उस दरवाजे को एकदम एक बहुत लंबा तिरंगा सोमो पहलवान खोलता है और लाइट हाउस से बाहर आ जाता है। सोमो पहलवान एक खास किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं। इसी तरह इस पहलवान ने पिंक कलर का जांगिया पहना हुआ है। ये पहलवान बाग में टहलना शुरू कर देता है तो उसको बाग के दरमियान में एक घड़ी नजर आती है। वो घड़ी को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है तो एकदम उसका पैर फिसल जाता है और पैर के फिसलने की वजह से वो गिर जाता है और जमीन पे बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसको जब होश आती है तो उसको फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है। वो खुशबू सूंघ के उठ जाता है तो दूर देखता है कि एक रास्ता है। उस रास्ते में दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं। वो उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है। अब जूलियन जब ये कहानी सुनता है तो वो ये कहता है, ये क्या कहानी हुई? मैं इतनी दूर से ये कहानी सुनने आया हूँ। उसको मॉन्क कहता है, ये कहानी नहीं, इस कहानी में 7 सबक छुपे हैं। आइए देखते हैं कि वो 7 सबक कौन से हैं जो मॉन्क ने जूलियन को बताए। चले चलते हैं पहले असूल की तरफ। पहला असूल मॉन्क जो जूलियन को बताता है वो है कि हमें अपने दिमाग की बिल्कुल ऐसे ही हिफाजत करनी चाहिए जैसे एक माली एक बाग की करता है। बाग में दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं और उसके साथ
जड़ी बूटियां और कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। माली गैर जरूरी जड़ी बूटियां को तलफ करता है और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करता है। तो इसी तरह हमें अपने जहन में आने वाले मनफी ख्यालात को ख़त्म करना होता है और मस्बत ख्यालात को एक पौधे से दरख्त बनाना होता है, क्योंकि ये ख्यालात ही हैं जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अगर आपके ख्यालात अच्छे और मस्बत हैं तो ज़िंदगी में आने वाली छोटी मोटी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आप हंस के झेल जाएंगे और आपके लिए ये एक मौका होगा अपने आप को बेहतर करने का, बजाय ये कि परेशान होकर रुक कर बैठ कर रोना धोना शुरू कर देना। अभी चलते हैं दूसरे असूल की तरफ। कहानी के दूसरे हिस्से में वोंग जूलियन को बताता है कि बाग में एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है। लाइट हाउस का बुनियादी काम पानी में चलने वाली कश्तियों को किनारे की तरफ रहनुमाई देना है। जैसे कश्तियां लाइट हाउस से रहनुमाई हासिल करती हैं, इसी तरह हमारी जिंदगियों में हमारे असूल ज़ाब्ते हमारी रहनुमाई करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में कुछ मकासद का तयन ज़रूर करना चाहिए। हमें खुद से शनासाई ज़रूर हासिल करनी चाहिए। अगर हम खुद से शनासा हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ मकासद का तयन करके उन अहदाफ की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद भी हमारे साथ होती है और हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब व कामयाब होते हैं। चले चलते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरे हिस्से में वोंग जूलियन को बताता है कि लाइट हाउस का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक बहुत ही लंबा सोमो पहलवान निकलता है। सोमो पहलवान बुनियादी तौर पर जापान के पहलवान होते हैं और उससे ये तशबीह जापानी असूल काइज़न को समझाने के लिए दी गई है। काइज़न एक ऐसा असूल है जिसको अपनाकर जापानी कौम ने बहुत ही शानदार तरक्की की है। इस असूल के मुताबिक जापानी लोग हर चीज को और हर काम को बेहतर से बेहतर करने की जस्तजू में रहते हैं। हजारों मील का सफर एक कदम से ही शुरू होता है। छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े इनकलाब का पेशकदमा साबित हो सकती है। हम कर रहे हैं तो इसको हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाना है। ये बेहतर से बेहतरीन का सफर ही आपको मुमताज बनाएगा और आपके अंदर से खौफ खत्म कर देगा और आपकी अपनी ज़ात पर ये अतमाद ही आपको अपने काम में लीडर बना देगा। इस कहानी के चौथे हिस्से में वोंग जूलियन को बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में गुजारना है। इसको याद रखने के लिए वो इसकी तशबीह सोमो पहलवान के जांघिये से देता है, क्योंकि वो एक ख़ास तरतीब से उन्होंने पहना होता है। कैसे ज़िंदगी में हम मुनज़्ज़म और मस्बत रह सकते हैं, ये सोचों पे काबू कैसे पा सकते हैं, मुश्किल काम है मगर ये नामुमकिन नहीं है। इस किताब में लिखा था कि इंसान एक दिन में तकरीबन 6000 सोचें सोचता है और उनमें से 90% वही सोचें होती हैं जो उसने कल के दिन में भी सोची होती हैं। तो यही सोचें अगले दिन भी हमारे जहन में गर्दिश कर रही होती हैं। तो अब हमारे जहन में कोई ऐसी सोच आए जो मनफी हो या हमें परेशान कर रही हो तो फौरी तौर पे हम उसकी जगह एक मस्बत सोचना शुरू कर दें, क्योंकि इंसानी जहन में एक वक्त में एक ही सोच समा सकती है। अगर मनफी सोच आए तो इसको ख़त्म करने का एक आसान तरीका ये भी है कि हम रजू इल्लाह करें, ज़िक्र करें, अज़कार करें, तो ये भी एक मस्बत ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद कर सकता है। कहानी के 5वें हिस्से में सोमो पहलवान एक घड़ी को पकड़ने के लिए झुकता है और वो वहाँ ही फिसल जाता है। बुनियादी तौर पर वक़्त ऐसे ही हमारे हाथों से फिसल रहा है। वक़्त ऐसे बहते पानी की तरह है
जो मुसलसल बहे जा रहा है और हमारे हाथों से निकलते जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वक़्त को भरपूर इस्तेमाल करें, और जब हम अपने वक़्त की कदर करना शुरू कर देंगे और हर लम्हे को इस तरह जीना शुरू कर देंगे कि जैसे ये लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो और या ये लम्हा कभी वापस लौट के नहीं आएगा, तो हम इसको भरपूर तरीके से जिएंगे और हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी। और इस असूल को अपनाने से हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हमारे वक़्त की कदर करना शुरू कर दें। चलिए चलते हैं कहानी के छठे हिस्से की तरफ। कहानी के छठे हिस्से में हमें पता है कि सोमू पहलवान घड़ी को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है और पैर फिसलता है और वहीं ही बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हवा का ताज़ा झोंका उसके चेहरे पे लगता है और उसकी नाक के नथनों में फूलों की भीनी भीनी खुशबू आती है, तो वो उठ खड़ा होता है। हमें यहाँ एक बड़ा अहम सबक सीखने को मिलता है। तो दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो सारा कुछ अपनी ज़ात के लिए नहीं करती, बल्कि उनकी ज़ात से हज़ारों लाखों मखलूक़ात फ़ायदा उठाती हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे ज़रूर करने चाहिए जो बेगरज हो के सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए हो, और यकीन मानिए यही हकीकी खुशी का ज़रिया है। कहानी के 7वें सबक की तरफ चलते हैं। सोमू पहलवान उठता है और एक रास्ता की तरफ चलना शुरू कर देता है। उस रास्ते के दोनों तरफ हीरे जवाहरात के ढेर पड़े होते हैं, पर उसे दिखाई नहीं देते, वो सीधा चलता रहता है। इससे एक अहम सबक हम तक पहुंचा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से कीमती लम्हात और लोगों को सिर्फ इसलिए वक्त नहीं दे पाते कि हम या तो माजी के कैदी होते हैं या मुस्तकबिल के हाल में फिक्रमंद। हमें कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये कि माजी के कैदी बने रहें, मौजूदा लम्हात की खुशियों को टालते रहें, आज में जिए और आज को ऐसे जिए कि ये लम्हे हमारे लिए एक खूबसूरत लम्हा बन के रह जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आपकी हौसला अफजाई की वजह से मैं ये काम